अस्सलाम वालेकुम। अब आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अंदाज़े नज़्म के नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की पॉडकास्ट एक बड़े प्यारे दोस्त और मैं कहूँगा कि मुझे हकीकत में उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये जो अभी आप पॉडकास्ट देख रहे हैं असल में उन्हीं के जो है मशवरे और उसके बाद जो है उन्हीं के जो है मुख्तलिफ तरीके से जो आरा हैं उनको शामिल हाल करते हुए हमने तरतीब दी है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और आप खुद ही जान जाएंगे, इतने अच्छे स्पीकर हैं। और बात करते हैं जनाब शादाब अब्बासी से। सर। कैसे हैं शादाब? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, पहले तो आज का मैं बता दूं, आज का हमारा कोई मौजू नहीं है, तमाम मौजू ही हमारे मौजू हैं। तो पहले एक हमारा एक होता है थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी, वो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने जो है बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी जो है वो थोड़ा सा तारुफ दोस्तों के लिए। सो कैडेट स्कूल से मैट्रिक किया हम्म, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस पादत रोड लाहौर, ठीक है। यहाँ से इंटरमीडिएट एफएससी प्री मेडिकल, फिर यहीं से बीएस ऑनर्स ज़ूलॉजी किया हम्म, और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से एमफिल किया ज़ूलॉजी में ही, और मेजर मेरा था पेलिएंटोलॉजी। ठीक है। इर्तका एवोल्यूशन, इसका बड़ा शदीद किस्म का भूत सवार था सर पे। अच्छा। और यही वजह है कि जब हम लोग अपना बीएस ऑनर्स का पाँचवा जो सेमेस्टर है वो स्टार्ट कर रहे थे, तो तभी मेरे दिमाग में ये बात थी कि अगर मौका मिला तो फाइनल सेमेस्टर्स में एवोल्यूशन पे रिसर्च की जाएगी, पेलिएंटोलॉजी पे प्राइमरी। लेकिन ये है कि तब सहूलियात यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस में शायद उस कदर नहीं थी और रुझान भी हमारा शायद उस कदर नहीं था। यही वजह है कि फिर उसके बाद एमफिल जो है वो सिर्फ इसी नीयत से किया गया ताकि पेलियो में काम किया जाए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2 रिसर्च पेपर मेरी मैम, अल्लाह पाक उन्हें इज़्ज़त दे और सेहत दे, मैम किरण, उनने उनकी सुपरविजन में अपना थीसिस कंप्लीट किया और रिसर्च पेपर जो है वो भी उनकी गाइडेंस में हमने लिखे। तकरीबन 11 फॉसिल्स हमारे रिकॉर्ड पे हैं जो हमने लोअर सिवालिक रीजन जो कि जेलम का इलाका है वहाँ से हम लोगों ने इकट्ठे किए और उसी की बेस पे हमारे रिसर्च पेपर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिश हुए। फिर दूसरा रिसर्च पेपर वो मेरे जो आप कहिए कि को सुपरवाइज़र थे उनके साथ मिलके मैंने किया। शाजी जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प आउट किया उसके अंदर, और मेरे जो थीसिस है उसके अंदर बड़ा हेल्प आउट किया। तो ये हम लोगों ने कुछ इस तरीके से कंप्लीशन इसकी की। फिर उसके बाद जो हमारा जो प्रोफेशनल दौर है वो जब स्टार्ट हुआ तो उसमें सबसे पहले मैंने जॉब जो है वो स्टार्ट की थी इल्म की दुनिया, एक आप जानते होंगे एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है। तो 2015 में वहाँ पर मैंने बायोलॉजी सेकेंड ईयर की जो बुक्स हैं वो रिकॉर्ड की। वो लेक्चर्स कोई बहुत ज़्यादा अच्छे लेक्चर्स नहीं थे, लेकिन उस दौर के हिसाब से जितना हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग है तो उसके हवाले से वो भी मौजूद हैं। कुछ तलबा जो हैं वो बड़ा अच्छा रिस्पांस देते हैं, उस पर बड़ा अच्छा लगता है। और फिर इसी तरीके से फिर मैंने उर्दू पॉइंट ज्वाइन किया और उर्दू पॉइंट में कुछ अर्सा जो है वो अपनी खिदमात वहाँ पे पेश की। आपकी शायरी के नाम से एक प्रोग्राम हमने वहाँ पे स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा अच्छा वो प्रोग्राम था रीच के हवाले से भी। और बहुत से ऐसे शुरा कराम जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे, जो अवामुन्नास में बहुत मारूफ थे, और कुछ ऐसे जिनका शेर ट्रैवल तो कर रहा था लेकिन हमने कोशिश की उसे थोड़ा बूस्ट दिया और उसे हम आगे लेके आए। ज़ाहिर है कि खुदाए बुजुर्गो बरतर ने उनके हिस्से में ये मोहब्बत लिखी थी जो उन्हें मिली, हमने कोशिश की उसका वसीला बने। और फिर उसके बाद ये सिलसिला जो है ये कोविड के अंदर लाइफ एक डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई कि कोविड-19 में फिर हम लोगों ने मतलब सिलसिला जो है वो कॉल सेंटर्स की तरफ अपना रुख कर लिया, क्योंकि ज़ाहिर है कि मतलब चैनल भी छोड़ना पड़ा, उसके कुछ डिफरेंट सर्कमस्टांसेस थे। तो फिर कॉल सेंटर्स में काम करना शुरू किया, यूएस कैंपेन्स में कुछ कंपनीज थी जहाँ पे मैं जॉब करता रहा। और फिर करंटली अभी भी एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन की एक रोल है जो कि मैं इस टाइम जो है वो अंजाम दे रहा हूँ। तो ये सर थोड़ा सा लाइफ का एक ग्लिम्प्स है। और गॉट मैरिड बैक इन 2021, 2021 में शादी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी और बड़ा ख्याल करने वाली मेरी बेगम है जो कि बस कोशिश कर रही हैं रोज़ाना मुझे एक बेहतर इंसान बनाने की। अब न जाने देखें वो कोशिश कहाँ तक कामयाब होती है। तो बस ये सर सिलसिला है अभी तक। चलिए माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, ये पहले तो हम बात कर लेते हैं ये वॉइस ओवर क्या है, और वॉइस ओवर के अंदर क्या मतलब आप जो नए आने वाले हैं उनके लिए क्या आप
मशवरा देंगे कि वो किस तरीके से इस फील्ड को अडॉप्ट करें? नजम भाई, हमारे उस्ताद हैं सफदर अली, उनसे हमने बड़ा सीखा है। और यूट्यूब और फेसबुक, इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर वॉइस ओवर का जो काम है, ये शुरू करना जो है, ये बुनियादी तौर पे इसका सहरा उन्हीं के सर जाता है। उन्होंने मुझे इस फील्ड में इंट्रोड्यूस करवाया, और जब मैं उर्दू पॉइंट में था तब उन्होंने मतलब ये वाला सिलसिला जो है, इस पर भी मुझे थोड़ा सा मतलब काम करने पे उन्होंने उकसाया। और तब आजमाई जब मैंने इसमें शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा, तो काम करना उसके ऊपर शुरू किया। वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि अच्छी चलती रहीं। अब जब मैं अपने कॉलेज के दिनों में था, तो वहाँ पे सिलसिला ये था कि कॉलेज में हम लोग डिबेट कॉम्पिटिशन्स में जाया करते थे बहुत ज़्यादा। तो आप जब स्टेज फोबिया अपना ख़त्म कर लेते हैं, जब आप लोगों से कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं और एक बड़े मजमे के साथ आप गुफ्तगू करते हैं, तो बड़े कैनवस पर बात करने का जो आपका अंदाज़ है वो वहीं से डेवलप होना शुरू हो जाता है। वॉइस ओवर जो है, ये यूँ समझिए कि आप एक रेडियो जॉकी हैं, कि आप बैठे हैं किसी जगह पर, आप बात कर रहे हैं और आप नहीं जानते कि कौन उसे किस जोन में सुनेगा। क्योंकि जब आप हॉल में गुफ्तगू कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि सब किस जोन में है, कम से कम है यहीं पे। तो वो वॉइस ओवर वाला जो सिलसिला है, वो जब स्टार्ट किया, वो बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस था, एक नया पर्सपेक्टिव था। बड़ा अच्छा आपने इसको इंडक्ट कर दिया गुफ्तगू के अंदर, ये मैं स्किप ही कर गया था पॉइंट। तो हम लोगों ने जब वॉइस ओवर वाले सिलसिले शुरू किए हैं, तो प्राइमरीली जो चीज़ें जो मैंने सीखी ओवर द कोर्स ऑफ टाइम और स्टिल सीख रहा हूँ, वो ये है कि आप जब भी कम्युनिकेट करें बात, तो उसके पॉजेस, उस बात के ऊपर किस चीज़ पे आपने ज़्यादा ज़ोर देना है, किस चीज़ पे आपने ये बताने की कोशिश करनी है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस किस पॉइंट पे आपने देना है, आपने गुफ्तगू के दौरान कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें थोड़ा नुमायाँ करना है। जैसे राइटिंग में हम लोग बोल्ड कर देते हैं किसी चीज़ को, या थोड़ा इटैलिक कर देते हैं, उसी तरह फिर आपकी जो गुफ्तगू है वो भी ये बतानी चाहिए कि भाई ये बात इंपॉर्टेंट है, और ये जो दूसरी बात है ये निस्बतन थोड़ी कम अहमियत की हामिल है, फिलर है एक किस्म का। जैसे आप माशाल्लाह आप जो समझते हैं, आप जो है बज़ाते खुद एक कमाल शायर हैं, कि जब भी कोई गज़ल लिखी जाती है तो आमतौर पे कोशिश की जाती है कि उसमें भर्ती के अशार ना हो, लेकिन होते हैं। तो ज़रूरत है क्योंकि आपने गज़ल जो है उसकी अच्छे अशार से पहले थोड़ा सा उसका ग्राउंड बनाना है। तो बिल्कुल ऐसे ही मेरा ख्याल है कि जो भी नए वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं या जो वॉइस ओवर कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इट्स टू सून फॉर मी कि मैं उनको कुछ बताऊं कि वो क्या करें, क्योंकि मैं खुद इस अमल में भी हूँ, अभी सीख रहा हूँ और इसे मज़ीद बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मेरा स्टार्टअप तो होता है, नहीं, स्टार्ट में उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सुने। वो शायद कहा करते हैं कि किसी ने पूछा किसी बुज़ुर्ग से कि सैयदी एक अच्छा बर्तन कैसे बनता है, तो उन्होंने कहा जी पहले अंदर बनता है फिर बाहर बनता है। तो अपने अंदर को बनाने के लिए आपको पहले किसी ऐसे कारीगर के हाथ अपने नफ्स को अंदर से बनाने के लिए दरकार हैं, जिसे आप सुनते रहेंगे तो वो आपके अंदर इंडक्ट होता रहेगा और फिर आप एक अच्छी चीज़ डिलीवर करेंगे। सो जैसे कहा जाता है कि अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनिए और अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़िए, इसी तरह से आप कोशिश करें कि उन सब लोगों को सुने जिनसे आप इम्प्रेस्ड हैं, इम्प्रेस्ड इन अ सेंस कि आपको लगता है यार यूं गुफ्तगू अगर मैं करूं तो कितनी अच्छी लगेगी। तो आप मल्टीपल लोगों को, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को सुनिए और फिर अपनी जो इनपुट है उसको थोड़ा सा डिफरेंट लेके आइए। आप पर छाप ना नजर आएगी इसकी, लेकिन ये ज़रूर नजर आए कि सीखा हुआ है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। मेरा ख्याल है कि आपको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, अच्छे लोगों को सुनना चाहिए और फिर जितनी कोशिश आप कर सकें, और गुफ्तगू आप जिस भी ज़ुबान में करें, चाहे पंजाबी ज़ुबान है, उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान, हमारी मोहब्बत की ज़ुबान, आप अंग्रेज़ी ज़ुबान, आप सिराइकी, कोई भी हर एक ज़ुबान की एक एसेंस है, खूबसूरती है। तो आप जिस भी ज़ुबान में बात कर रहे हो, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उसके लहजे के साथ, उस ज़ुबान के अल्फाज के साथ, उसके तलफ़्फ़ुज़ के साथ इंसाफ करने की कोशिश ज़रूर करें। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छे आप गुफ्तगू करेंगे, मिसाल के तौर पे बहुत सारे उलमा हमारे ऐसे हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन कई दफ़ा हमारी जो जेन ज़ी चल रही है, जो न्यू जनरेशन है, इसको वो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं जो कि गुफ्तगू लॉजिकली करें, और कई दफ़ा लहजा लॉजिकल हो जाता है। बात अजीब हो रही होती है लेकिन लहजा ऐसा लॉजिकल होता है कि आप सुनते हैं और आपको लगता है यार ये बात दुरुस्त है। मैं ज़ाती तौर पे बहुत बड़ा मुक़ल्लिद हूँ और बड़े दिल से एहतराम करता हूँ जावेद अहमद गामदी साहब का, बड़े आदमी हैं। जावेद साहब जो हैं, उनको जब मैं सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बात कर रहे हैं ना, ये बात बहुत अच्छी है। उसकी वजह ये है कि वो इतनी लॉजिकल
और इतनी अच्छी बात होती है कि आपके वो दिल में उतर जाती है। पहले तो मैं ये सोचता था, लेकिन जब मैं चूँकि फील्ड में आया, मैं काम करना शुरू किया, फिर अपनी ज़ुबान पे, गुफ्तगू पे, इन चीज़ों पे काम करना शुरू किया, मुझे अंदाज़ा हुआ कि उनकी बात मैं बहुत जल्द इसलिए भी अज़बर कर लेता हूँ क्योंकि उनका जो लहजा और जो तलफ़्फ़ुज़ है और जो उर्दू ज़ुबान पे उनकी गिरफ्त है वो इस कदर शानदार है कि जैसे ही मैं सुनता हूँ मुझे लगता है यार ये बात तो इन्होंने मेरे लिए की। अच्छा। और ये बात जो ये कर रहे हैं यार सुभान अल्लाह। फिर इख्तिलाफ का तरीका, डॉक्टर इसरार अहमद एक बहुत बड़े आदमी, अल्लाह पाक उन्हें जवारी रहमत में जगह दे। डॉक्टर इसरार अहमद साहब के साथ इनका डॉक्टर जावेद अहमद गामदी साहब का एक मुकालमा है। वो मुकालमे से ज़्यादा यूँ समझिए कि दो अलग अलग अहबाब की राय है, और वो राय एक प्रोग्राम था, गालिबन वो TV1 का प्रोग्राम था या शायद अपना टीवी या कुछ इस तरह का कोई चैनल था जिसका वो प्रोग्राम था, और वो बात कर रहे थे तमाम हुज्जत पर। तो डॉक्टर इसरार साहब आप जानते हैं कि अब माशाल्लाह से गुफ्तगू तो उस पर उनको भी मुकम्मल मलका हासिल, लेकिन जिस जगह पर इख्तलाफी बात आती तो डॉक्टर साहब का लहजा थोड़ा सा ना बुलंद हो जाता, डॉक्टर साहब की जो टोन है, जो आवाज़ है, थोड़ी अग्रेसिव हो जाती थी। उसको इतने मुदल्लल अंदाज और शाइस्तगी के साथ डॉक्टर जावेद अहमद गामदी साहब डिफेंड करते थे कि आप एक लम्हे के लिए ना डॉक्टर साहब को हटा ही देते थे मंदिर से, यार डॉक्टर साहब आपके क्या कहने, लेकिन ये मज़ा ज़्यादा आ रहा है। और ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है, ज़ाहिर है डॉक्टर साहब से बहुत कुछ हमने सीखा, अल्लाह पाक उन्हें खुश जज़ाए खैर दे जो उन्होंने हमारे लिए काम किया उसके लिए। लेकिन जो कोई भी बंदा जो नया आए इस फील्ड में, गुजारिश उससे यही होगी कि कोशिश करे कि ज़बान का एहतराम करे और सीख कर वो कोशिश करे कि हर रोज़ाना हर गुजरते दिन के साथ कोई नई चीज़ लेकर आए और कुछ नई चीज़ सीखे, तो बड़ा बेहतरीन रहेगा उसके लिए। अच्छा, हमारे यहाँ जो अमूमन ऐसे होता है, एक बंदे की राय आती है किसी भी पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक शेर किसी ने कहा, उस शेर पे किसी ने अपनी राय का इजहार किया, अब उस राय को आहिस्ता आहिस्ता करते 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 उसके फॉरन एंगेज्ड में कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, और फिर उसके बाद एक लड़ाई, बाकायदा लड़ाई शुरू हो जाती है। इस राय को किस तरीके से लेना चाहिए और किस तरीके से एहतराम करना चाहिए? आज से करीब 3 साल कबल, मुझे याद पड़ता है 2021 में, बिल्कुल आखिर 2021 का था, गालिबन नवंबर या दिसंबर का महीना था, तो मैंने ना एक शो देखा, एक शायरी का एक प्रोग्राम था, और उस प्रोग्राम के अंदर ना तकरीबन को 5-7 शुअरा कराम मौजूद थे, और सब शुअरा अपने अपने अशार जो हैं उनसे अवामुन्नास को मुस्तफ़िज़ कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं बात का। नीचे एक शख्स ने अपनी राय का इजहार किया, बिल्कुल ठीक है, और उसने कहा जी ये जो फलां शेर है ये पूरे मुशायरे का सबसे अच्छा शेर, ठीक है, और मुझे इससे बेहतर शेर आज तक कोई नहीं लगा, बिल्कुल ठीक है। अब उसके रिप्लाई में उसी मुशायरे के जो साहिब सदर हैं वो नीचे आके रिप्लाई दे रहे हैं उस बंदे को, अच्छा इसका मतलब है कि आपकी जो शेरी तरबियत है वो मज़ीद होने वाली है, ठीक है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक प्रोग्राम में 5 शायर हैं और उन 5 शायरों का जो रिस्पॉन्ड देने वाली जो ऑडियंस है उनमें से एक बंदे ने किसी एक शायर को पसंद कर लिया, तो वो जो शायर जितने बैठे हुए थे, जिस शख्स की सदारत में वो पढ़ रहे हैं, वो साहिब सदर का जो लेवल है या जो उनकी फ्रेजाइल मैस्कुलिनिटी थी या जो फ्रेजाइल उनकी ईगो थी, उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, वो नीचे आके उसे रिप्लाई दे रहे हैं, जिससे अंदाज़ा हो गया कि अच्छा यार तुम यहाँ बैठे हो। तो अब आगे उसने क्या राय दी, अच्छा अब ना वो बात मुझे बड़ी कहाँ गुजरी यार ये क्या है, क्योंकि हम तो उससे पहले प्रोग्राम वगैरह करते थे तो बहुत सारे शायर दोस्त थे, हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये सहूलत थी कि हम शायर दोस्तों के पास बैठ जाते हैं, उनको लाइव सुन लेते हैं, वो अशार जो भी वो नहीं पोस्ट करते या जो नहीं अभी मंजर आम पे आते हैं हम पहले सुन लेते हैं, तो ये चंद सहूलियात तो हैं। तो मुझे बड़ा बुरा लगा, मैंने कहा यार ये बंदा जो है इसके पास बहुत अच्छे अशार हैं और ये बहुत काबिल और मंजावा शायर है, इसको इस तरह की गुफ्तगू मुझे नहीं लगता ये क्यों कर रहा है। तो मैंने थोड़ी सी उस बात की रेकी की टू फाइंड आउट कि असल में व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, दैट पर्सन डजंट लुक लाइक दैट। तो हुआ ये कि मुझे ये पता चला कि वो आजकल एक शदीद डिप्रेशन के फेज से गुजर रहा है और वो छोटी छोटी चीज़ पे ट्रिगर हो रहा है।
उस दिन मैंने एक बात सीखी और कोशिश अभी भी करता हूँ कि उसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका इतलाक़ करूँ, लेकिन ज़ाहिर है इंसान है, कभी नहीं भी होता, कि जब भी कभी कोई भी बात करे तो आप एक दफ़ा ज़रूर ये देखिए कि वो किस फेज़ में है। तो जो बंदा नेगेटिव राय दे रहा है और जो पॉजिटिव राय दे रहा है, उन दोनों को कभी भी आप उनकी राय की बुनियाद पे नहीं परख सकते, आप उस सिचुएशन की बुनियाद पे परख सकते हैं जिसमें वो दोनों हैं। अमानुल्लाह साहब जो हैं, जब उनका इंतकाल हो गया तो आफ्ताब इकबाल के शो में नासिर चिन्योटी ने एक वाक़या कोट किया। कहने लगे कि एक दिन एक बंदा अमानुल्लाह साहब को शदीद गालियां दे रहा है, बुरा भला कह रहा है और पता नहीं न जाने क्या क्या मुगल्लज़ात बक के चला गया। अमानुल्लाह साहब कुछ नहीं बोले। अब नासिर चिन्योटी उन्हें अबू जी कहा करते थे, वो कहते हैं जी मैं गया उनके पास, मैंने कहा अबू जी तानू अन्ना कुछ कह के चला गया, तुझसे को कुछ किया ही नहीं। उन्होंने कहा और रहने दे यार, पता नहीं किड्डा को उदास होना है। तो वो कह रहे हैं कि ना, जब आप इस तरह की सिचुएशन देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए यार ये अगला शख्स पता नहीं कितना परेशान है, किस फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, जो अपनी फ्रस्ट्रेशन को उसने इधर निकाल दिया मुझ पे, हालांकि उसकी ये फ्रस्ट्रेशन बनती नहीं थी इधर। तो जब भी राय बनती है किसी भी जगह पे, उस राय के अंदर जो मनफी राय है, अगर तो वो सिर्फ तनकीद बराए तनकीद है, तो फिर उस शख्स का पता लगाइए कि ये किस हाल में है, ये क्यों तंग है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और अगर वो तनकीद बराए इस्लाह है, फिर तो उस पर मेरा ख्याल है कि चलन होना चाहिए, फिर उस पर बात होनी चाहिए, फिर उसके ऊपर मजीद डिस्कशन होनी चाहिए, मजीद मुकालमात होने चाहिए। हो सकता है कि उसका जो एंड रिजल्ट निकले वो कंस्ट्रक्टिव निकले सभी के लिए। लेकिन मुकालमे का रिवाज खत्म होता जा रहा है। मुकालमे का रिवाज खत्म होने के पीछे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सोशल मीडिया ने हर शख्स को एक ऐसा मैं यूं कहूँगा एक लाउड स्पीकर पकड़ा दिया है कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसने कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा, उसकी कोई हिस्ट्री है या नहीं है, उसकी अंडरस्टैंडिंग करंट सिनारियो में कुछ है या नहीं, वो जब आके उसके अंदर अपनी फजूलियात शुरू कर देता है ना, तो जो सीरियस लोग हैं, जो कि संजीदा मिजाज लोग हैं, उनको ये चीज़ भी बर्दाश्त नहीं होती, यार ये क्या कर रहा है, और हमारे जो अल्फाज हैं वो बेवकत जा रहे हैं, इसलिए फिर मुकालमा बंद हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि मुकालमा मुकम्मल तौर पे ख़त्म तो नहीं हुआ, हाँ वो मंजर आम से थोड़ा मादूम इस तरह हो गया है कि कुछ नॉन सीरियस लोग, गैर संजीदा लोग सामने आ गए और उन्होंने संजीदा गुफ्तगू को गैर संजीदगी में ढाल के और उसका बाब बंद कर दिया। आज भी किसी अच्छी जगह पर, मैं नजम फेलोज के अंदर, अब जाहिर है आप सामने बैठे हैं तो ये बात कहना शायद मतलब एक अजीब सी गुफ्तगू लगेगी, लेकिन मैंने कई दफ़ा यहाँ पर आपकी मौजूदगी में और आपकी गैर मौजूदगी में बहुत से लोगों को ऐसी मयारी गुफ्तगू और ऐसा मयारी मुकालमा करते देखा है कि भाई सुभान अल्लाह, कई दफ़ा कितनी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अब शुरू में जैसे आपने अपनी मोहब्बत में ये बात कह दी कि इनसे हम सीखते हैं, मैं माजरत खाऊँ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि आपके इस स्टूडियो में मैंने कई चीज़ें ऐसी सीखी ज़िंदगी को लेके कि मेरा पर्सपेक्टिव तब्दील हुआ लाइफ को लेके। और वो कैसे हुआ? यकीनी तौर पे आपकी और मेरी गुफ्तगू आम तौर पे जब भी होती है किसी भी टॉपिक पे, वो गुफ्तगू तो ज़ाहिर है हम दोनों एक दूसरे के दरमियान आपस में जो है वो अपने ख्यालात का तबादला कर रहे हैं, लेकिन एक थर्ड पर्सन, एक फोर्थ पर्सन के साथ जो गुफ्तगू कर रहा था, जिसे मैंने ओवरहेयर किया, उसने मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा एक तलाकुम पैदा कर दिया कि बहर तो थी, लेकिन थी बड़ी पॉजिटिव। तो ये फिर मुकालमा हुआ ना, और ऐसे मुकालमाजात होते रहते हैं। बस असल जगह तलाश करना फ़न है कि वो हो कहाँ रहा है, मुकालमा हो रहा है वो। बस पहले था ज़रा ज़्यादा नुमाया इसलिए होता था क्योंकि गैर संजीदगी नहीं थी, अब थोड़ी बढ़ गई तो अब ढूंढना पड़ता है कि रिफाइन करने का प्रोसेस थोड़ा आपको फास्ट करना पड़ेगा, फिल्टर अप्लाई करें हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ऐसे नहीं है कि हमें थोड़ा सा इसके ऊपर भी तवज्जो देनी, लाइक एक बंदा कोई चीज़ पोस्ट करता है, जी जी, अब दोस्त क्या करते हैं, दोस्तों का एक अमूमी तौर पर रवैया होता है कि वो उस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन किए बगैर, मतलब मैंने एक बात लिख दी कि यार फलाने ने मेरे साथ ज्यादती की, अब दूसरे फ्रीक को सुने बगैर, क्योंकि वो उसके दोस्त हैं तो उसके नीचे वो कमेंट शुरू हो जाते हैं। अब दूसरा फ्रीक भी वो पोस्ट लगा रहा था और उसके जो है वो फॉर्म में और शुरू हो जाते हैं। तो ये ऐसा रवैया क्यों है? हम चाहे दोस्त है चाहे दुश्मन या कह लें कि जिससे इख्तलाफ है, तो हम क्यों नहीं ये करते कि भाई पहले उसकी तह तक पहुंचा जाए, दोनों पार्टीज का मौक़िफ़ सुना जाए, फिर कोई कमेंट करें उसके ऊपर? ये क्या वजह? इसके दो जवाब हैं। अच्छा, बड़े प्यारे प्यारे लोग, ऐसा नहीं है मैं कहूँ कि चले जी कोई ऐसे ABCXYZ ने आके मैसेज कर दिया, आपके साथ ही मौजूद है, आप भी मेरे दोस्त हैं, दूसरे मेरे दोस्त हैं, लेकिन क्या होता है कि पता चल रहा होता है कि जनाब वो कमेंट चल रहे होते हैं उसी तरह। बहुत पहले से
जब से मेरा ख्याल है कि शायद ये गुफ्तगू का और दोस्ती का चलन आम हुआ, तब से दोस्ती दो तरह की है, या तो वो बेलौस है या फिर ऐसी है जिसके अंदर दो लोगों के आपस में कोई ना कोई फवायद या कोई ना कोई मकासद मुश्तरक है। अगर जिए नजम के साथ मेरा कोई भी मकसद मुश्तरक है तो कोई भी शख्स जिससे मेरा कोई मुनाफा बख्श मामला नहीं है वो जिए नजम के खिलाफ बात करेगा, मैं बजाय ये सुनने के या बजाय ये सोचने के क्या ये इस बात में हकीकत है या नहीं, मैं उस शख्स पर चढ़ दौड़ूंगा। वजह उसकी ये है कि मुझे खुद को सच्चा साबित करने और आपका हवारी साबित करने का एक मौका दस्तयाब हो गया और मैं फौरन ये काम करूंगा। और इसके पीछे अगर आप थोड़ी डिगिंग करेंगे तो आपको अंदाजा होगा, ओ अच्छा, इन दोनों का ये मकसद था जिस वजह से इसने परखा नहीं। अगर मैं आपका सच्चा दोस्त हूं और मुझे आपसे किसी किस्म की कोई गर्ज नहीं, तो फिर मैं एक दफ़ा ज़रूर ये कोशिश करूंगा जानने की, यार अगर किसी शख्स ने ये कहा है कि नजम भाई किसी ऐसे बंदे को प्रमोट कर रहे हैं जो कि गैर शायर, जिसकी ज़िंदगी में कोई एक शेर भी वजन में नहीं है, और उसको इन्होंने ला के इस मसले पे बिठा दिया है, जिए नजम की जो यहाँ पे गद्दी बनाई हुई है जिस पे हम बिठा के किसी से शेर सुनते हैं और उसको दाद देते हैं, अगर इसकी तौहीन की गई है तो ये क्यों हुई? मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको टाइम दिया, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, मेरी एनर्जी लगी है, लोग मेरी तस्वीर देखते हैं जो यहाँ पे मौजूद है। तो अगर यहाँ पे कोई गैर शायर आगे बैठेगा या यहाँ पे ऐसा शख्स आकर बैठेगा इस गद्दी पे जिस पे मैं शायरों को सुनता हूँ, तो यार ये तो मुझे बर्दाश्त नहीं, ठीक है, मुझे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ऐसा ऐसा है या नहीं। अब जब मैं इन्वेस्टिगेट करना शुरू करूँ, एंड पे नाम एक ऐसे शख्स का निकल आए जो कि वाकईतन शायर है, लेकिन ऐसा शायर है जो कि फनकार तो बहुत बड़ा, लेकिन शायद वो इंसान इतना अच्छा नहीं, क्योंकि फनकार अच्छा होना और इंसान अच्छा होना दो अलग चीज़ है। ठीक है। अब अगर नहीं है और किसी को वो पसंद नहीं था तो उसने कह दिया जी इन्होंने लाके यहाँ पे क्यों बिठा दिया। मिसाल के तौर पे असरे हाजिर में बहुत से लोगों को बड़ा शदीद किस्म का इख्तलाफ है फरत अब्बास शाह साहब से, लेकिन फरत साहब शायर तो हैं, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। कई लोगों ने शेर कहना उन्हें देख के शुरू किया। अब अगर आपको उनकी ज़ात पसंद नहीं और आप सिर्फ ये देख के कि वो यहाँ पर क्यों आए आप जिए नजम के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दें, तो फिर ये ज्यादती है। फिर मुझे उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और फिर मुझे अगर तो कहीं पे कोई गलती है तो आपसे कहना चाहिए भाई मुझे लगता है नजम भाई ये गलत हो रहा है, आप इसे ठीक कीजिए। या अगर आपकी इसके पीछे कोई हिस्ट्री है तो मुझे क्लैरिफिकेशन दें, भाई मेरा टाइम इन्वेस्ट हुआ है, मेरा नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपकी इज्जत बेइज्जती में मेरा स्टेक है। तो जहां पर हम लोगों की दोस्ती में किसी भी किस्म की गर्ज है तो वहां पे मैं ये क्वेश्चन एयर में नहीं पढ़ूंगा, यार भाड़ में जाए जो कह रहा है बस ठीक है, मेरा उल्लू सीधा है बस ठीक है। तो जितने भी लोग ये राय वगैरह कायम करते हैं बगैर किसी चीज़ की जांच के, वो जानते नहीं कि बैक एंड पे क्यों है। सिर्फ इसलिए होता है और मेजॉरिटी केसेस में इसलिए होता है कि आप अंधी तकलीद हमेशा उस शख्स की करते हैं जिससे आपको ना कोई आउटपुट मिलती है। ये जो पीर फकीर है, लोग इनके पीछे ऐसे पागलों की तरह लगे हुए होते हैं, दम दरूद करा रहे हैं, कोई कुछ करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है। मुझे बताइए कि अंधी तकलीद क्यों है, इसके पीछे गर्ज है। गर्ज क्या है जी? हमें ये कहा गया कि पीर साहब तब तक जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक अपने आखिरी गुलाम को जन्नत में दाखिल खुद में साथ ना करा दें। तो ये गर्ज है ना मेरी, क्योंकि मुझे खुदा पे तो शायद इतना यकीन अब नहीं रहा कि यार ये यही लेके जाएगा। अपनी नेकियां करनी मैंने छोड़ दूं, मैंने उस पीर साहब के ऊपर मैं कहा जी बस कमांड डाल दें यही लेके जाएंगे, और अब कोई इनके खिलाफ बोला मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा। तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो उससे आपको अंदाजा हो जाता है यार कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फवायद की गेम है। तो इस मुझे ये बताइए, इवन घर के अंदर एक घर में वो बच्चा जो कि वालिदैन का सबसे ज्यादा फरमाबरदार हो लेकिन उससे कोई बेनिफिट ना हो पेरेंट्स को, वो पेरेंट्स को पसंद है, या वो बच्चा जो शदीद बदतमीज है लेकिन वो कोई बेनिफिट दे रहा है, पेरेंट्स को कौन ज्यादा अच्छा लगता है? डेफिनेटली फरमाबरदार को वो कहेंगे यार अच्छा है यार तू ठीक है, लेकिन वो जो थोड़ा बदतमीज है ना उसके सामने वो बोलेंगे भी नहीं, कहेंगे हाँ बात ठीक है कोई नहीं, कभी कभी थोड़ा गुस्से च आ जाता है लेकिन खैर है अच्छा है, थोड़ा बहुत होता है। ये एक चीज़ जो है वो जब आप अंदाज़ा लगाइए कि दुनिया में सबसे करीबी जब रिश्ते हैं वो भी कई दफ़ा गर्ज पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो जब अगर वो भी गर्ज पर डिपेंडेंट हो, आपने मुझे बताइए नजम भाई क्या नहीं पढ़ा आप रोज़ाना की बुनियाद पे, अगर नहीं कम अज़ कम तो यकीनी तौर पे स्क्रॉल करते हुए डिजिटल अखबार तो पढ़ते ही हैं, तो क्या आप नहीं पढ़ते कि यार बाप ने बेटे को कत्ल कर दिया, बेटे ने बाप को मार दिया? अफसाने नहीं, रियलिटी अफसानों की तरह ही हमारे सामने आना लगता है फिक्शन है, लेकिन हकीकत
बहन ने भाई को मार दिया, तस्लीम ही नहीं करता उनको कि यार ये ऐसा हो सकता है। भाई ने बहन को मार दिया, उसका हिस्सा हड़प कर गया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये सारी सिचुएशंस जब आप सुनते हैं तो मुझे बताइए क्या इसमें गर्ज नहीं होती? कौन भाई है जो अपनी बहन को मारेगा बगैर किसी वजह के? कौन बाप है जो अपने बेटे या बेटा अपने बाप को मारेगा बगैर वजह के? देयर इज समथिंग इन द बैक एंड जो कि उसको मिलेगी उसके एवज, तो वो ये काम करेगा, वो इंतहाई कदम उठा लेगा। इंसान अपनी सरिश्त में बहुत वायलेंट है सर, बहुत वायलेंट है। तो ये जो वायलेंस है ना इसका, ये तब निकल आता है जब कभी उसे मौका मिले, चाहे वो अल्फाज की सूरत में निकले, जैसे आपने एग्जांपल दी। अब कई लोग आगे नजम फेलोज की जो वीडियोस हैं, ठीक है, उन वीडियोस के नीचे आके बहुत फजूलियात बकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो नीचे आके कहते हैं भाई सुभान अल्लाह इस बंदे का लो तारफ, आपने तारफ जो है। अब जाहिद बशीर हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त, जाहिद भाई एक प्लेटफॉर्म उनका अज़राए सुखन, वो अब उसके अंदर नए शोरा को लेके आते हैं। अब उसमें वो एक लड़के को लेके आए जिसने आगे बड़े अच्छे अशार पढ़े, और मैं दीवानावार सुन रहा हूँ यार कि क्या बंदा है। कुछ ही दिन बाद मैं देख रहा हूँ कि नजम फेरोज पे वो और ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में वो सब कुछ, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़रा गार्निशिंग प्रेजेंटेशन और बेहतर है, तो वो उसमें आके उसने पढ़ा, वो और कमाल लगा। अब ये ऐसी डिस्कवरी थी जो मेरे लिए तो सुभान अल्लाह बाइस रहमत थी कि यार मुझे तो अच्छा शेर कहीं से मिले, मेरी तशनगी है। एक ऐसा शख्स जो कि शायद ये समझता था कि शेर पर काम नहीं बल्कि लॉबिज्म पे काम करके शायद मैं आगे निकल जाऊंगा, उसको तो तकलीफ होगी, वो नीचे आके कुछ बकेगा। तो अब आप समझिए कि वो फ्रस्ट्रेटेड है, उसका प्रॉब्लम है, उसका स्टेक नहीं है यहाँ पे, और वो कुछ भी बकेगा आके, बजाय ये देखने के यार शेर कौन कह रहा है। तो समझने की ज़रूरत है कि कौन किस जगह पर है और किसके किस तरीके के मामलात हैं जिसकी वजह से वो उस तरह की गुफ्तगू कर रहा है, और फिर उसे माफ़ कर देना चाहिए। ठीक हो गया। काफ़ी वज़ाइफ के ऊपर भी जो है वो लेक्चर्स किए और मतलब उसका तजुर्बा कहाँ कैसा रहा? मतलब आपने मतलब वॉइस ओवर भी किए और इसके अलावा फेस बाय फेस भी जो है आपने जो है वो रिकॉर्ड करवाए, तो ये तजुर्बा कैसा रहा और इसके अंदर आपको क्या लगता है क्या क्या जिम्मेदारियां आपके ऊपर आयद होती हैं सारी चीज़ें? पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई दूसरा मुल्क, हर जगह पर वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो है चूंकि वो फेसलेस होता है। ठीक है। अब कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मेरी आवाज़ में बेशुमार वीडियोस देखी होंगी, लेकिन वो मुझे बाय फेस नहीं जानते। सही है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो वज़ाइफ की वीडियोस भी सुनी होंगी। जब आप ना मिसाल के तौर पे हमारे कल्चर का हिस्सा है, ठीक है, कि हम लोग ना वज़ाइफ पर बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं। कुछ ऐसे वज़ाइफ हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से साबित है, जैसे कि तस्बीह फातिमा, इस तरह की चीज़ें, तो वो वज़ाइफ लोग करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि कई दफ़ा लोग मन घड़त भी बना लेते हैं। अब हम लोगों तक जब भी कभी कोई टॉपिक की सूरत में कि मिसाल के तौर पे कोई काम आपका फंसा हुआ है, तो उसको आसान करने के लिए अगर कोई वजीफ़ा पढ़ना है, तो वजीफ़े में आप हमेशा हमेशा अल्लाह पाक का कोई नाम ही लेते हैं। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई वजीफ़ा अगर गढ़ भी रहा है ना, तो बेसिकली आपको अल्लाह का नाम ही बता रहा है। तो आप अल्लाह का नाम ही लें। मिसाल के तौर पे ख़त्म पाक हम दिलाते हैं, बहुत से लोग जो है वो ख़त्म का खाना नहीं खाते, वो कहते हैं इसके ऊपर ख़त्म पड़ा गया, ये माज़अल्लाह हराम हो गया, बिद्दत हो। मुझे बताएं ख़त्म जब हम पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं उसमें? आपने 4 कुल पढ़े, आपने कुरान पाक शुरू किया, ठीक है, इस सूरह फातिहा से, आपने थोड़ी सूरह बकरा की आयत उसमें पढ़ दी, ठीक है, आपने पढ़ा सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आपने पढ़ दिया। आपने एंड पे अल्लाह के दुरूद पाक पढ़ के उसे मुकम्मल किया। मुझे बताइए इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो नमाज में नहीं पढ़ी जाती? सब कुछ है ना। तो जब ये सारा कुछ मौजूद है और आपने पढ़ दिया, तो कोई इसे बिदअत क्यों कर गएगा? सेम ऐसे ही वज़ाइफ जो हैं ये आप अपने कंफर्ट के लिए करते हैं। तो वजीफे में कोई भी चीज़ बताई जाए, हम लोग तो आमतौर पे लेते थे जो कंटेंट है वो अबकरी से, आप जानते हैं कि अबकरी वज़ाइफ के हवाले से बड़ा माना जाता है, वो लोग कई वज़ाइफ बनाते हैं और उसके पीछे कोई एनर्जी होगी गेम जो हम नहीं समझते शायद फ़िलहाल। फिर इसी तरीके से कुछ वज़ाइफ जो हैं वो हमें कुछ पीरान जो है वो बताते थे, लेकिन जब हम ऑडियो में करते थे ना ये काम, तो हम उसको एहसास जिम्मेदारी उतना ज़्यादा नहीं लेते थे उसका, कि यार बस ठीक है ये वजीफ़ा है, इतना बता दिया, दरम्यान में कुछ बातें वगैरह ऐड करके हम उसे पोस्ट कर देते। बट जब हम उसे विजुअली करते हैं, जैसे अभी मैं विजुअली आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो विजुअली फिर आप पर एक एहसास जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि अब जो शख्स आपको देख रहा है ना, जो शख्स आपकी बात सुन रहा है,
वो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके अल्फाज और आपकी गुफ्तगू के मुस्तनद होने ना होने पर ईमान ला रहा है। तो वो अगर आपने कुछ उसके साथ गलत कर दिया भाई, तो फिर गलत हो गया, क्योंकि आपने उसके सामने खुदा ना खास्ता कोई मन गढ़ंत वाकया बयान कर दिया। अब हो सकता है उस वाकये की बुनियाद पे वो जिंदगी का कोई फैसला ले ले, और अगर वो फैसला उसके लिए अच्छा साबित ना हुआ तो कौन जिम्मेदार है? तो मेरा ख्याल है कि वॉइस ओवर और फेस की अगर आप बात करें तो दोनों में फ़र्क जो है वो एहसास जिम्मेदारी के ज़्यादा होने का है। तो जितना ज़्यादा अब जैसे फॉर एग्जांपल हकीकत टीवी है, एक चैनल है, अब वो बंदे का फेस नहीं पता किसी को, लेकिन उसके कितने फॉलोअर्स हैं और कितनी ही ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी होती है उसकी वीडियोस। लेकिन हम लोग बहैसियत कौम मसालेदार खुराकें खाने और मसालेदार बातें करने के शौकीन हैं, तो हमें वो मज़ा आता है सुन के कि यार क्या बात है, बड़ी मजे की बात है। अब वो फेसलेस है ना, वो कुछ भी कह सकता है। ये फेस पे आए और करेगी ही बातें दोबारा, मैं देखता हूँ कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि लोग इसके खिलाफ कैंपेन करेंगे। तो जो फेसलेस बंदा होता है ना, उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाता। हाँ, जब आप फेस के साथ आते हैं तो तब एक आप टैग के साथ आते हैं कि क्योंकि वो आपकी शनाख्त है ना। आवाज़ तो AI से भी बनाई जा सकती है, लेकिन AI अभी तक कम से कम इतनी एडवांस अभी तक नहीं हुई कि उससे आपकी एग्जैक्ट इमेज रिप्रोड्यूस कर ली जाए और वो पकड़ी ना जाए। वो आप पकड़ लेंगे। तो मैकेनिक आप कोई भी चीज़ बनाएंगे, मशीनिक जो होगी वो नापायदार होगी, शाख नाजुक पे बनेगी ना। अब आवे ग्रामी, ये हमारी पॉडकास्ट चलती रहेगी, इसका एक हिस्सा देख चुके हैं, अब इससे अगला हिस्सा आपको दूसरे निशिस्त के अंदर मिलेगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया आपका, सलामत रहे। अब आवे ग्रामी, पॉडकास्ट की दूसरी निशिस्त शादाब अब्बासी के साथ कुछ सवालात रह गए थे, वो इनसे मज़ीद पूछते हैं। अच्छा शादाब भाई, एक चीज़ बताएं। जी सर। कि कंटेंट है एक सर, एक कंटेंट है, बहुत आला कंटेंट है। सही। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ, राहत फ़तेह अली खान आ गया, एक कंटेंट है चाहत फ़तेह अली खान। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, हम चाहत फ़तेह अली खान को एज ए कॉमेडी ले रहे हैं और उसकी जो वीडियोस हैं उसको शेयर करते हैं और उसका फन उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। नतीजा क्या होता है? वो एक सुपरस्टार बनता जाता है। तो ये रवैये कैसे हैं, हमें इसके ऊपर किस तरीके से जो है वो एक्ट करना चाहिए ताकि जो एक हौसला शिकनी हो सके? मतलब कोई भी उठेगा, वो इससे भी ज़्यादा बुरा गा देगा, तो क्या वो भी वायरल हो जाएगा? मैं, जाहिर महमूद, मेरे 2 दोस्त जो मेरे छोटे भाई भी हैं, हम 4 लोग अली भाई के हुक्म पे फैसलाबाद चले गए एक मुशायरे पे। मैंने उसकी निजामत करनी थी। वो मुशायरा बड़ा कामयाब मुशायरा, माशाल्लाह, इंतहाई खूबसूरत शोरा कराम वहाँ पे। अली भाई खुद, अली ज़रियून जो सदारत भी कर रहे थे उस मुशायरे की, हाफी भाई थे वहाँ पे, तहजीब हाफी, फिर उसके बाद खुरम भाई थे, खुरम आफाक, जायद बशीर। आप देखिए गुलदस्ता है, पूरा खूबसूरत डाइस है। उस मुशायरे के बाद की जो नशिस्त थी ना, उसे मैं रेट करता हूँ कि शायद वो इससे भी ज्यादा अच्छी थी। ठीक है। रीजन ये थी कि वो नशिस्त हमारी थी मकसूद वफा साहब के साथ। अच्छा। अब ना भीड़ ही भीड़ है। अब मकसूद भाई एक बड़े आदमी है वफा साहब, और मैं तो उनका बड़ा ही फैन हूं। मैं उनका, उनकी गुफ्तगू का, उनके अंदाज का, इतना नफीस, इतना शाइस्ता, इतना खूबसूरत। हम वहाँ बैठे थे तो ना मैंने एक वहाँ पे गुजारिश की। मैंने कहा मकसूद भाई, मैं एक चीज सोचता हूँ सर कि 2 तरह के लोग हैं दुनिया में। एक वो जो फनकार है, वो कुछ देर के लिए कोई किरदार अपने ऊपर ओढ़ता है, उस किरदार को आपके सामने प्रेजेंट करता है, दाद वसूलता है और फिर वापस अपने रियल लाइफ में आ जाता है। ठीक है। मिसाल के तौर पे सलमान खान एक फिल्म में आता है, उस फिल्म के अंदर वो एक एजेंट बनता है, वो एक किक में 10 लोगों को उड़ाता है, आपको मजा आता है, आप ताली बजाते हैं। उसके बाद जैसे ही कैमरा क्लोज, सलमान खान इज बैक टू हिज रियल लाइफ, जिसमें वो दारू पी रहा है, वो मारधाड़ कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है। ही इज नॉट अ हीरो एनी मोर। वाई? बिकॉज अब वो स्क्रिप्ट में नहीं है, दैट्स हिज रियल लाइफ। मतलब ये हुआ कि इस सेलिब्रिटी की 2 आइडेंटिटीज है, अलग अलग। ये है जी राहत फतेह अली खान। ठीक है। अब अगर वो शख्स अपनी पूरी जिंदगी एक कैरेक्टर में गुजार दे तो वो है चाहत फतेह अली खान। ठीक है। जिस टाइम उसने उस कैरेक्टर को छोड़ा वो मर गया। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अब
उसने अपनी पूरी जिंदगी में ये कैरेक्टर इतना प्ले कर दिया है कि अब वो कोई और कैरेक्टर नहीं कर सकता। और दूसरे कैरेक्टर का मतलब है उसकी रियल लाइफ। सही है। अब आप इस बात को समझिए कि उसने पूरी जिंदगी एक किरदार निभाना है और चले जाना है। ठीक है। बाकी जो तमाम आर्टिस्ट हैं जिन्होंने रियाजत की है वो उस किरदार को थोड़ी देर के लिए ओढ़ते हैं। जैसे रात आते हैं स्टेज पे, वो थोड़ी देर के लिए वो म्यूजिक बजाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने उस कॉन्सर्ट हॉल से बाहर निकले वो एक आम आदमी, अब उनकी एक कॉमन लाइफ है। चाहे जहां भी जाएगा वो शुगल ही लगाएगा। ठीक है। क्योंकि लोग उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो किसी के घर भी जाए तो वो उन्हें एंटरटेन करे। बिल्कुल ठीक है। दिस इज जस्ट लाइक अ प्रोस्टिट्यूट। ठीक है। कि प्रोस्टिट्यूट की रियल लाइफ नहीं। ठीक है। क्यों? क्योंकि अब उसने लोगों को इस लत पर लगा दिया कि आप जब भी देखें उसे उसी नजर से देखें। इसीलिए जब भी आप चाहत को देखेंगे, चाहे वो सीरियस बैठा है, वो किसी गम के मौके पर बैठा है, यू वांट हिम टू परफॉर्म। और सेम इसी तरीके से अगर कोई प्रोस्टिट्यूट है, उसके घर में किसी का इंतकाल हो गया, एक हवस से भरा शख्स आएगा, he would be needing her on bed। अच्छा वो ठीक है, मैं ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अच्छा मेरा सवाल ये शायद इससे डिफरेंट मैं कह रहा हूँ कि एक बंदा हमारा, मैं हो गया आप, हम जस्ट एज ए फन उस कंटेंट को शेयर कर रहे होते हैं। ही इज नोबॉडी, उसके पास कोई टैलेंट नहीं है, ही इज नोबॉडी। हम उसको फॉर द सेक ऑफ फन या उसका ठट्ठा उड़ाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए हम वो शेयर करते हैं, वो बंदा वायरल कर देते हैं। और ये रवैया हमें बदलने की जरूरत है, ये क्या है, क्या करना चाहिए? अच्छा नजम भाई, ये सिर्फ अब से नहीं है, ये तो हमेशा से था। यानी आप मुझे एक बात बताइए, पहले इलाकों में जब ये मतलब मवासलात के जराए इतने फास्ट नहीं थे जैसे आज हैं सोशल मीडिया के जरिए, तो तब भी जब कोई बंदा डिफरेंट होता था बिल्कुल, यानी जो नई हो या मतलब ऐसे नाचने गाने वाला हो, या ऐसा बंदा जो कि मतलब ना जो परफॉर्म नहीं कर रहा, वो खुद अपनी जात में एक आइटम है, तो वो मारूफ होता था हर जगह। वो जहां भी जाता था लोग उसे एक ही तरह से देखते थे और उससे एक ही चीज एक्सपेक्ट करते थे, फन, नए तरीके से आओ, हमें खुश करो, हंसाओ हमें, ही इज अ जोकर। सो इस तरह के जो लोग हैं जब वो आते हैं ना, तो उनको आप कभी भी संजीदा नहीं लेते और ना ही उनकी बात मैटर करती है। तो व्हेन यू से कि दे आर सेलिब्रिटीज, नो दे आर नॉट, दे आर जस्ट वायरल। वायरल तो बहुत वायरल तो इमरान खान का कुत्ता भी है, सबको उसका नाम पता है, ठीक है, टाइगर, ठीक है। वायरल तो वो शख्स भी है, ठीक है, जो कि रोजाना की बुनियाद पे अपने सर पे गोया मलता है। वायरल वो बंदा भी है जो कि मतलब जिसका मुंह तबाह बर्बाद हो गया गुटखा खा खा के, वो जो पिल्ले करता है लड़का, 3 2 1 पिल्ले। फिर वायरल वो भी अशखास है वो जो ऐसे हवा में कुत्ता बनते हैं या कोई जानवर बन रहे होते हैं, वायरल तो वो भी हैं। तो डू यू कंसिडर देम सीरियसली? नो यू डोंट। यू जस्ट वांट टू सी देम व्हेनेवर यू वांट टू एंटरटेन योरसेल्फ। ठीक है। आप सिर्फ उन्हें तब देखते हैं, अच्छा यार अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं थोड़ा सा हंस लूं, चलो यार मैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, अब जब हम गाना गाते हैं ना, कोई मिसाल के तौर पे मैं आपसे कोई गाना शेयर करता हूँ और मैं वो गाना गाता हूँ, मैं उसकी एक भी सतर गाता हूँ, एक भी उसका मिसरा गाता हूँ, तो मैं उसे फील करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं अब आपके पास बैठा हूँ और मुझे ना अचानक ऐसे मेरे दिमाग में ना कोई गाना आ गया, ठीक है, तो अब मैं उसको सुन रहा हूँ ना, मतलब क्या, जैसे मिसाल के तौर पे एक हाँ फैज साहब की गज़ल है, मुझसे पहली सी मोहब्बत। अब मैं आपसे अगर वो जिक्र करूँ, अनगिनत सदियों के तारीख बहिमानत लिस, अब मैं फील करके ऐसे आपके सामने कर रहा हूँ और आप उसका मजा लेंगे। लेकिन जब मैं किसी फनकार की नहीं आइटम की बात करूंगा तो मैं वो शुगल के लिए कर रहा हूँ, बदोबदी। अब वो मैं उसको तो बदोबदी में ले गए क्योंकि बदोबदी, तो अब बेसिकली उससे आप भी हंसेंगे, मैं भी हंसूंगा और वो खवा हो जाएगा। लेकिन जो मैंने मिसरा फैज साहब का पकड़ा, उस मिसरे से हो सकता है कि अगले 50 मिनट आपका और मेरा मूड तब्दील हो, बिल्कुल, क्योंकि वो फन था, ये शुगल था। शुगल की उम्र बहुत कम होती है, ऐसे कितने ही किरदार पहले आए चले गए, ये किरदार आया है कुछ अरसे बाद चला जाएगा, इसी तरीके से एक और किरदार आएगा। ये छोटे छोटे किरदार हैं जो रहेंगे कहानी में, ये कहानी के वो एक्स्ट्राज हैं जिनके बगैर कहानी अच्छी नहीं लगती। अगर हर तरफ ही संजीदगी हो जाएगी ना तो आप एंटरटेन नहीं होंगे। मस्ताना को आप जब भी देखते थे वो मुंह पे उसी तरह वो लालियां मल के घूम रहा होता और हम कहते थे यार ये आर्टिस्ट है, क्योंकि उसके पास कुछ चीजें जेन्युइन भी थी।
बट उसकी असल लाइफ उसकी कॉमेडिक लाइफ से डिफरेंट नहीं थी। अगर अमानुल्लाह को कोई कहीं भी देखता है ना, तो वो उससे यही एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि ये अब कोई जुगत करेगा, और उस्ताद जी कोई जुगत सुना। जो भी बंदा आपको एंटरटेन करता है ना, आप कभी भी उससे रियल लाइफ में पॉजिटिविटी तो खैर एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि खुश कर रहा है आपको, आप उससे ना सीरियसनेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। मिसाल के तौर पे आपने अपनी जिंदगी का कभी भी कोई डिसीजन लेना होगा ना, तो आप जिस अपने दोस्त के साथ सबसे ज्यादा बैठते हैं, जिससे ज्यादा संजीदा है, आप उसे फोन करेंगे। आप अपने क्लास क्लाउन को फोन नहीं करेंगे। आप कभी भी उस लड़के को, उस बंदे को फोन नहीं करेंगे हु इज जस्ट अ क्लाउन, हु डज एवरीथिंग टू एंटरटेन यू गाइस। आप उसे कंसीडर ही नहीं करते, आप उससे सीरियस बात शेयर नहीं करते। जिस बात में सीरियसनेस हो आप वो उससे करते ही नहीं कि यार है इतने में उनकी गल कर, हाँ ठीक, क्योंकि आपको पता है इसने हवा में उड़ा देना, ठट्ठा कर देना है, तो बंदे को आप सीरियस नहीं लेते। इसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल पोर्नोग्राफी, उसमें कोई भी स्टार है वो कितना ही कहता रहे कि ये मेरा काम है, ये मेरी लाइफ नहीं है, मुझे बताइए कि जब भी कभी वो आम पब्लिक में जाएगा, सही है सर ये जवाब है कि वो सेलिब्रिटी नहीं बने और ना ही कोई ऐसी, वो जो वायरल है क्योंकि आपको मजा आ रहा है। चमकीला जिस पे भी मूवी बनी, अमर सिंह चमकीला, अब वो बहुत अच्छा मौसीकार था, लेकिन उसने वो वाले तमाम मतलब वल्गर सॉन्ग्स उसने सेलेक्ट करना शुरू किए जो कि तब तो क्या अब भी टैबू हैं, कि जिन्हें हम लोग सुन नहीं पाते, या हमें लगता है कि ये हमारी मतलब कल्चर के खिलाफ है चीजें। मुझे बताइए उस टाइम पे सबसे ज्यादा तवे जिसे कहते हैं जो उस टाइम पे बिकते थे, आप तो बेहतर समझते हैं क्योंकि हम कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, वो तवे जो हैं सबसे ज्यादा उसके बिकते थे। तो उसूली तौर पे तो उस टाइम पे उसको भी बैन होना चाहिए क्योंकि जो आपकी कल्चरल नॉर्म्स है उसके खिलाफ है वो, बट ही वाज वायरल। सेम इज द केस नाउ, वे बिफोर फेसबुक, वे बिफोर व्हाट्सएप, यू रिमेंबर इंडिया से, पाकिस्तान से वल्गर गाने कई दफा निकल आते थे, कई दफा वल्गर ऑडियोज होती थी जो लोगों ने मोबाइलों में भरी हुई होती थी, छोटे छोटे क्लिप्स होते थे, यू नेवर नो कि किसने रिकॉर्ड किए, बट यू स्टिल हैव देम। वो छोटे बटनों वाले मोबाइल के अंदर वो होते थे, कैसे सर क्यों वायरल होते थे वो। सो चाहत को प्रमोट आज सोशल मीडिया ने जो किया है वो एज ए फन एलिमेंट किया है, कि इसका शोगल लगाया जा सकता है, इसको आप स्टडी डाइट के लिए नहीं रखते। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा अब आते हैं थोड़ा सा फन निज़ामत की तरफ। सर अच्छा फन निज़ामत में आपने मुल्की और बैनुल अक़वामी जो है सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की, और जो शेर कहने वाले हैं उनको जो है रूबरू भी किया ऑडियंस के, तो ये तजुर्बा कैसा रहा और किस मुशायरे की निज़ामत में आपको बहुत लुत्फ़ आया? बड़ा अच्छा सवाल आपने एक किया है नजम भाई। सबसे ज़्यादा मज़ा अगर आप मुझसे पूछें मुझे किस मुशायरे की निज़ामत में आया, तो वो जब हमने नजम फेलोज़ का एनुअल मुशायरा यहाँ पे किया था उसमें आया था। फिर मैं अगर क्लासिफाई करूँ तो नंबर 2 पर जो मुशायरा आता है वो आता है तारिक भाई का मुशायरा दुबई में। लेकिन चूंकि मैं उसकी निज़ामत मुकम्मल नहीं कर पाया, मैं बेसिकली उसका ओपनर और क्लोज़र था, लेकिन चूंकि वो एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी शुस्ता सी गैदरिंग थी और मतलब हिंदुस्तान की गैदरिंग थी जिसमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बंगाली कुछ लोग, मतलब हम सब इकट्ठे थे, तो वो एक उसकी बड़े सगीर की निज़ामत थी, ये दुरुस्त जो है वो ये इसके लिए इस्तेलाह इस्तेमाल हुई। इसी तरीके से तीसरे नंबर पे मैं कंसिडर करता हूँ अभी कुछ लोग बाकी हैं जिसमें आपने और मैंने हमने इकट्ठे निज़ामत की, वो बड़ा एक शानदार और हाउसफुल मुशायरा था और बहुत उम्दा, इंतहा दर्जा लुत्फ़ आया उसका। फिर करीना के नाम से एक मुशायरा था, वो हम लोगों ने कंडक्ट किया था गुजरात में, और वो भी बहुत खूबसूरत मुशायरा, वन ऑफ द बेस्ट मुशायरा जो मैंने कंडक्ट किए वो था। फिर इसी तरह से एक और मुशायरा था हमने जेलम में किया, वो उसको मैं इसके बाद रेट करता हूँ, यानी इस तरह मल्टीपल मुशायरे, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा इस मुशायरे का क्यों, सरवर खान साहब, नुसरत सिद्दीकी साहब और मेरे पसंदीदा शाहिद ज़की साहब, ये 3 लोग मौजूद थे। कितने ही नए और खूबसूरत लोग मौजूद थे यहाँ पे, इन तमाम लोगों में, और एक छोटी से कमरे के अंदर इतने खूबसूरत चेहरे एक जगह पे, और सब के सब शेर शनास, कि कोई ऐसा शख्स, अब ये तमाम अहबाब यहाँ पे मौजूद थे। अब चूंकि मैं इन लोगों को तो ज़ाती तौर पे मतलब जब भी सुनता हूँ और सरशार हो जाता हूँ, तो शाहिद भाई जो हैं
उनको ख़ास तौर पे यहाँ पे मतलब शाहिद भाई को लेके ना, ये मेरा पहला मुशायरा जो मैंने कंडक्ट किया। इससे पहले मैंने शाहिद भाई के साथ कोई मुशायरा ऐसा नहीं रहा जिसमें कंडक्ट किया हो। तो निज़ामत में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सहूलत ये होती है कि एक तो आप जो भी दाद दे रहे हैं वो रजिस्टर हो रही है, कि अगर आप ऑडियंस में और आप दाद दे रहे हैं ना तो सिर्फ आप मज़ा ले रहे हैं दाद का। लेकिन अब चूंकि डिजिटल दौर है, हर चीज़ आपके आर्काइव में है, तो उस तरीके से अब जब भी कभी नजम फेलोज़ की सालाना नशिस्त जो है वो कोई देखेगा, तो उसमें जब वो किसी अच्छे शायर को सुनेगा ना, तो मैं किसी तरह से उसके साथ आ जाऊंगा। तो मुझे ये एक खुशी है, क्योंकि मैं खुद तो शायर हूं नहीं, और शेर अगर आप नहीं कह सकते तो आप नहीं कह सकते, आप ट्राई से नहीं बन सकते शायर। मुझे वो मिसाल तो बड़ी एक अजीब सी है, लेकिन शायद किसी तरह से, क्योंकि मेरे दिल की ये मिसाल है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, आपको जब मिस्र के बाजार में जब लोग बोली लगा रहे थे, तो एक खातून, आपने सुना होगा ये वाक़या, कि वो एक अड्डी लेके आ गई बस, और लोग कितनी बोलियां लगा रहे हैं। मैंने पूछा माई है तो की ले आई है, लोग थे नहीं। तो उन्होंने कहा कि जब कल को लिखा जाएगा तारीख में कि बोली लग रही थी तो उसमें मेरा ना, इसी तरह जब कल को कोई वीडियो देखेगा आज से 50 साल बाद, न जाने आप कहाँ मैं कहाँ होंगे, तो तब जब एक नया लड़का जिसका सने पैदाइश 2050 है और अब वो 25 साल का है, वो अब यूट्यूब ओपन करता है और उसकी सजेशन में एक वीडियो आती है, और वीडियो पे लिखा होता है कि नजम फेलोज़ एनुअल मुशायरा, या वीडियो पे लिखा होता है अभी कुछ लोग बाकी हैं एनुअल मुशायरा, या अज़राए सुखन का मुशायरा, या कोई भी ऐसा मुशायरा जिसमें मैंने निज़ामत की है, वो उसे प्ले करता है, वो शेर सुनता है, लड़का शेर शनास है, पढ़ा लिखा है, वो शेर सुनता है, वो कहते हैं यार ये कौन लोग थे जिन्होंने उस दौर में, जबकि मतलब आइटम्स ही हिट हो रही थी, 6 लोग लेके आए, यार ये कौन है, वो ये 7 कौन है जो वाह वाह कर रहा है। तो अब वो इस तरह भी मुझे याद कर लेना तो मेरे लिए बहुत है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए आर्काइव में जगह बन गई, और इस तरह से बन गई कि मैं तो शायर भी नहीं, और उनके साथ जुड़ गया मैं किसी तरह से। फिर दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी सहूलत एक नाज़िम को होती है, और आप इस बात से इत्तफाक करेंगे क्योंकि आप खुद निज़ामत करते हैं बेशुमार मुशायरों की माशाल्लाह से, वो है कि आप शायर की डायरेक्ट तवज्जो के हामिल होते हैं, कि वो जब भी शेर सुनाता है ना, वो आपको मुतवज्जे करके सुना, पूरी तवज्जो से सुनना भी पड़ता है। वो आपकी तरफ देखता है ना, तो अब आप इधर उधर देख नहीं सकते, आपके पास ये सहूलत नहीं, क्योंकि आपके पास इससे बड़ी सहूलत है उनका डायरेक्ट सामने होना। वो आपको देख के शेर सुनाएंगे और फिर आप दाद देंगे, और फिर उसके बाद आप उनके सबसे करीब बैठ के शेर सुनेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने डाइस से उठेगा और वो आएगा उस कुर्सी पे जहाँ पे उसने पढ़ना है, और उस कुर्सी के सबसे करीब कौन? आप। तो वो एक जो कुर्ब है ना किसी शायर से अच्छे शेर सुनने का, वो जो तशनगी है, मेरा ख्याल है वो, क्योंकि आप अब उस दरख्त का सबसे टॉप वाला पत्ता है जिस पे डायरेक्ट बारिश गिर रही, अब हम नीचे नहीं है, आप डायरेक्ट ड्रिंक कर रहे हैं उसको, और यू जस्ट लव इट। तो निज़ामत जो है वो इस हवाले से उसके ये प्रोज हैं उसके। कॉन्स ये हैं कि आप जब तक मुशायरा ख़त्म नहीं होता उठ नहीं सकते और जो दोस्त जो निज़ामत का शौक़ रखते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो उनको तो हर उस शायर का जो कि उसके दौर में मौजूद है, कम व बेश 1 दर्जन जो शेर हैं उनका एक गुलदस्ता याद होना चाहिए। ठीक है। और पढ़ा जितना ज़्यादा जाएगा उतनी आसान होगी उस शख्स के अशार की बुनियाद पर उस शख्स की शख्सियत के बारे में गुफ्तगू। तो जब वो आके बात करेगा या इंट्रोड्यूस करवाएगा तो उसे बड़ा मजा आएगा, क्योंकि उसे पता है ये शायर कौन है। मैं नजम भाई आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ तो मुझे पता है कि आपके पास कौन से, मैं अब मिसाल के तौर पे आपका कोई पंजाबी शेर उठा के यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है, और वो पंजाबी शेर जब मैं प्रेजेंट करूंगा किसी के सामने लाके, चंगा होया अख ते अख दा दंगा, अब मैं जब लाके यहाँ पे आपका मिसरा प्रेजेंट करूंगा ना, तो मुझे अंदाजा होगा अच्छा यार ये जो मैंने बात कही है ना, मैं समझता हूँ इस शायर को, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है। जब तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं और बस मुंह उठा के जाके बैठ के आप शेर पढ़ें तो बड़ा अजीब लगता। मैं अब कोई मजे की बात बताता हूँ कि हम लोग जब आपकी मुशायरे पे यहीं पे जब मैं निज़ामत कर रहा था तो सदफ हमारे पास थी, एक ताहिरा सरा की सिस्टर जो थी, सादिया सफदर सादी, हाँ जी। अब देखें वो नाम भी मुझे याद नहीं रहा, उसकी रीज़न ये है कि चूंकि हम लोग
इंटरेक्टिव नहीं थे और वो यहाँ पे होती भी नहीं, वो बैरून मुल्क होती हैं। तो अब मैं चूंकि उनके अशार नहीं पढ़ सका था, तो उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना मेरे लिए एक मौमा था। और आपको अगर याद हो तो अब वहाँ पे फिर हमारे पास कुछ होती हैं, मतलब कुछ ट्रिक्स होते हैं अप ऑन आवर स्लीव्स कि जहाँ पे हमें समझना है फिर हम वहाँ पे कोई दाव लगाते हैं। तो अब मैंने फिर उनका तारुफ उनका शेर ही कर दिया कि मतलब किसी शख्स को अगर आप बहुत चाहें तो आपका दिल होता है कि आप दोनों जहान इस पे वार दें, तो ऐसे ही शेर कहा इन्होंने और फिर मैंने उनका शेर पढ़ दिया, वो जो उनका शेर इसका मफहूम है कि सदका दोनों जहान बनता है। अब माजरत अगर वो सुन रही है तो, लेकिन ये कि वो चूंकि मैं उनको पढ़ नहीं पाया पहले, तो ये इसमें जाहिर है कि मेरी ये कमकली है, लेकिन वो उस तरह की सिचुएशन में फिर आप फंस जाते हैं। तो निज़ामत का एक लुत्फ है सर, बस अल्लाह पाक के महफिल और आप जैसे दोस्त पर करार रखे तो इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा और बड़ा मज़ेदार है, मज़ा आता है। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं, आपका माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा आजकल दारोमदार कॉल सेंटर और बोलने चालने का जो काम है, तो ये कैसा फील होता है कि सारा दिन बोलती रहना, ट्रेनिंग्स और ये सारा, तो ये कैसा तजुर्बा है? और मतलब घर जाके बेगम के साथ भी यही कुछ हो रहा होता है या वो कहती है बस यार सारा दिन बोल रही है तुझे? अच्छा, बेगम के साथ ना सिलसिला जो है वो मेरा ख्याल है कि बहुत से लोगों का सेम ही होता है और शायद आपके साथ भी ऐसा हो, ये मेरी परसेप्शन है, आप दुरुस्त फरमाइएगा। बोलेंगे तो पता चले। वो ये कि हम ना सारा दिन सबको बहुत कुछ सुना देते हैं, ठीक है, वो चाहे काम की मद में हो, चाहे वो गुफ्तगू की मद में हो, चाहे अपना नजरिया बयान करने की मद में हो। द मोमेंट यू एंटर योर रूम, नाउ यू आर अ साइलेंट लिसनर, नाउ शी विल स्पीक एंड यू विल लिसन। और यही खूबसूरती है, बिकॉज सारा दिन बातें कर करके अब आप सुनना चाहते हैं कोई अच्छी बातें, तो अच्छी बातें मतलब उनके लहजे से सबको सुनाते फिरते हैं उसकी कहानियां, दुनिया को खुद ही उस पे फिदा कर रहे हैं हम। तो अब देखें ये दुनिया को, यार ये कैसा खूबसूरत शायर मुश्ताक अहमद, मुश्ताक भाई को पढ़ा? क्या बात है, मुश्ताक नहीं मुश्ताक अहमद, अहमद मुश्ताक भी बड़ा काम किया मुश्ताक अहमद साहब ने। मुश्ताक भाई एक बड़े प्यारे शायर हैं, शोभा उर्दू से ताल्लुक़ रखते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज सिविल लाइंस में पढ़ाते हैं। और ना यार भाई आप शेर एक देखिए, नक्शगर कैसे तेरा जिस्म बनाता होगा, नक्शगर कैसे तेरा जिस्म बनाता होगा, हम तेरे पाँव बनाते हुए मर जाते हैं। भाई वाह 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 वाह। ये अब्बास ताबी साहब की गजल की उसी जमीन में उन्होंने प्यास जाते हुए मर जाते। तो वो जो है बंद होती हुई सिगरेट से जलाई सिगरेट, खत्म होती हुई सिगरेट, उससे पिछड़ा तो हुआ उसकी सहेली का मैं, अच्छा, खत्म होती हुई सिगरेट से जलाई सिगरेट। यार तो ये मुश्ताक भाई का शेर याद आ गया। तो बेगम जो है भाई वाकई घर जाना है और बेगम अगर अच्छी, सरकार मौला अली का फरमान है ना कि आपको अगर 4 चीज़ें दुनिया में मिल जाएं तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है। और जाहिर है कि सरकार अगर कोई बात फरमा रहे हैं तो नहजुल बलागा, इल्म का दरिया, कम दरवाज़ा, तो आपने फरमाया है कि अगर अच्छी बीवी, अच्छा घर, अच्छी सवारी, अच्छा कारोबार, अगर ये 4 चीज़ें मिल गई तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें हैं और बड़ा अच्छा। वो हमारे क्या कहते हैं सियाने भी मिसाल देते हैं, कहते हैं कुछ लोग एक वक्त के बेवकूफ़ होते हैं, कुछ 6 महीने के बेवकूफ़ होते हैं और कुछ होते हैं ज़िंदगी भर के बेवकूफ़। अब उनसे पूछा गया, हाँ जी बताएं जी कैसे ये आपने ये एलैबोरेट करेंगे इसको? वो कहते जी एक दिन का जो है बेवकूफ़ वो है जो घर में खाना बना हुआ है और वो के इस आस पे छोड़ के अगले घर चला जाए कि भाई मुझे आगे से मिल जाएगा। वाह, ये एक टाइम का बेवकूफ़ है। वाह। अब 6 महीने का जो बेवकूफ़ है वो है जिसने जूती तंग ले ली इस आस में कि ये खुली हो जाएगी, चलूंगा तो खुली हो जाएगी। वाह। अब ये 6 महीने का बेवकूफ़ है। अब एक बंदा लाइफ भर का बेवकूफ़ है और वो है जिसकी किस्मत में जो है वो बीवी वैसी आ गई जिसने उसको तंग कर दिया। तो ये इंतहाई अल्लाह ताला का आपके ऊपर कर्म है। सर आपकी जो बेगम है वो आपको सपोर्ट कर रही है और सारा मामला है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो कहा भी जाता है, कहते हैं कि एक कामयाब औरत मर्द के पीछे कामयाब औरत होती है। मैं समझता हूँ कि वो उसके पीछे, मतलब उसके पीछे नहीं होती, वो उसके साथ होती है। ट्रू ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा। आपकी ना लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि आपको ना सपोर्टिव लोग मिले। मिसाल के तौर पे मेरे वालिद
अबू अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, वो एक ऐसी कांस्टेंट सपोर्ट रहे हैं थ्रू आउट माई लाइफ टिल नाउ, कि मैंने कब क्या किया, क्यों किया, किधर जॉब कर रहा हूँ, कहाँ पढ़ा हूँ, किधर एडमिशन लिया, उन्होंने आज तक मुझे कभी सवाल ही नहीं पूछा। मतलब ही वाज अ कांस्टेंट सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो तुम्हारा दिल करता है यार करो, बस मुझे तुम्हारी भी कंप्लेन ना आए। और कंप्लेन का हमने कभी उनको अल्हम्दुलिल्लाह मौका नहीं दिया। लेकिन ये है कि वो पूरा इसमें मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं दो अल्फाज बोल लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये इसमें हमारा कोई, क्योंकि ये खुदादाद सलाहियत है ना कि आप कहीं बात कर लें, ठीक है, कि आप मतलब बात को इजहार तक तो ले आए, ठीक है। अब इजहार तक आप जो लेके आए हैं, इसके पीछे जो वसाइल बने, जो रास्ता रवां और बिल्कुल अस्तवार करने के जो लोग थे, वो तो वही है ना। तो साइन जो है वो है पीछे। तो अब्बू ने मतलब बड़ा मुझे प्यार किया और बहुत ज्यादा उन्होंने मतलब ना साथ दिया मेरी लाइफ में। तो ही वाज अ कांस्टेंट सपोर्ट। मेरी दादी माँ अल्लाह बख्शे, वो मतलब बहुत प्यार करती थी। कहीं मतलब कोई मैं अवार्ड जीत के आता था या कुछ तरह की चीज़, जब डिबेट्स में हम थे, मुझे 2 रोल ऑफ ऑनर मिले गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस भारत रोड से, एक बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का और दूसरा रोल ऑफ ऑनर इन डिबेट्स। तो प्रोफेसर जाफर बलोच मेडल, उर्दू डिबेट्स और इंग्लिश डेक्लेमेशंस भी हमने कुछ की हैं। तो रोल ऑफ ऑनर जो है उसके अलावा प्रोफेसर जाफर बलोच मेडल वो एक ही स्टूडेंट को एक साल में मिलता था, वो मिला। तो मैं वो लेके गया, दादी जान को दिखाया, अपनी अम्मी को दिखाया। तो मेरी माँ जी बड़ी खुश होती हैं, लेकिन मेरी दादी जान उनसे भी ज़्यादा खुश होती थी अल्लाह बख्शे। तो वो एक ना मतलब सपोर्ट एक आपके पास रहती है। तो मेरा ख्याल है कि कई दफ़ा हम लोग चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड दे सकें उतना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड, जाहिर है आपसे तो हम सीखते हैं। जो देखने वाले नौजवान हैं उनको मैं कहूँगा कि ये जो खुशियाँ हैं ना जो आपको लग रही हैं कि कहीं किसी के साथ बैठ गए, कहीं कोई तंबाकू खींच लिया, कहीं कोई जामे शीरीं पी ली, ये जो चीज़ें हैं ये यूफोरिया है थोड़ी देर का, ये कांस्टेंट हैप्पीनेस नहीं है। यू वांट प्लेयर और यू वांट हैप्पीनेस। इफ यू वांट हैप्पीनेस ना दैट्स लॉन्ग लास्टिंग, तो फिर उन लोगों पे टाइम इन्वेस्ट करें जो फ्री हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। मतलब किसी के पास जाने के लिए, उसके पास बैठने के लिए, कोई प्लेयर के लिए आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा या कुछ ना कुछ तो उसके बदले में देना ही पड़ेगा भाई। लेकिन ये जो आपके इंटरनल और आपके मतलब पिवटल ऑर्गन्स हैं, मेरा ख्याल है कि इनका ख्याल रखना और इनसे प्यार वसूल करना, इनके कुर्ब में लम्हात गुजारना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ें तो अब आगे ग्रामी इसके साथ ही हमारी इस नशिस्त का इख्तिताम होता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने ज़मान में रखे और हर मुश्किल और हर आफत से अपनी पनाह में रखे। बस।